गुड मॉर्निंग दोस्तों। डैफोडिल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अम्बु एस शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक मुस्कान के साथ एक दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है, खोकर पाने का मजा कुछ और है। हार जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हार जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हार के बाद जंग जीतने का मजा ही कुछ और है। इसी के साथ अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रख के हम अपनी क्लास में आज महत्वपूर्ण तथ्य जो वर्तमान में चर्चा में है, वो विषय जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन विषयों पर आज चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से और वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। आशा करता हूं इन्हीं चर्चित प्रमुख विषयों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में रहा विषय भारत चाइना विवाद। कौन सा विषय स्टार्ट कर रहे हैं? भारत चाइना विवाद। वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा भारत चाइना विवाद। हमें इसको तह से समझना है। विवाद की जड़ क्या है, कहां से विवाद स्टार्ट हुआ, विवाद का कारण क्या था, देखते हैं। यह है भारत का नक्शा और यहां है LAC। क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हुआ क्या दोस्तों? 1962 के युद्ध में 1962 के युद्ध में चाइना ने हमें धोखा देकर ये हिस्सा हमसे छीन लिया था और यहां से ये LAC बना दी गई। उसके बाद तो क्या हुआ कि LAC के पास यहां है। अब हमें पता है कि झड़प हुई थी यहां पे गलवान घाटी पे। कहां हुई थी? यहां गलवान घाटी पे। और गलवान घाटी पता होना चाहिए आपको कहां स्थित है? LAC के पास स्थित है। अब देखो झड़प यहां पे क्यों हुई? यहां बहती है श्योक नदी। कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्योक नदी कहां बहती है। और श्योक नदी के पास हमने क्या किया है? एक सड़क का निर्माण किया है। हमने क्या किया है? एक सड़क का निर्माण यहां किया है। और इस सड़क के निर्माण को चाइना ने क्या है? अवैध ठहराया है। चाइना ने क्या कहा कि ये सड़क है ना, जो संधि का उल्लंघन करती है। 1996 में एक संधि हुई थी। कब हुई थी? 1996 में एक संधि हुई थी और उस संधि का उल्लंघन हम क्या मानती है? ये चाइना मानती है। चाइना 1996 में जो संधि हुई थी उसके तहत क्या था कि 2 किलोमीटर के एरिया में कोई गोला बारूद का उपयोग नहीं करेगा और ना ही कोई हथियार का उपयोग करेगा। तो यहां सड़क का निर्माण किया है भारत ने, जिसे चाइना ने क्या है? अवैध ठहराया है। और यहां स्थित है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील LAC के पास ही स्थित है पेंगोंग झील। यह भी विवादित विषय है। चाइना यहां से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि विस्तारवाद की नीति यहाँ पे नहीं चलेगी, आपको पीछे हटना होगा। हम हमारे जमीन का आधा इंच हिस्सा भी आपको नहीं लेने देंगे। यह थी विवाद की मुख्य जड़। क्या थी? आपको पूछा जा सकता है पेंगोंग झील के बारे में, श्योक नदी के बारे में। और ये सड़क है, इसको बोलते हैं दौलत बेग ओल्दी एयरबेस। क्या बोलते हैं? दौलत बेग ओल्दी एयरबेस। विवाद की मुख्य जड़ क्या थी? दौलत बेग ओल्दी एयरबेस ही विवाद की मुख्य जड़ें थी। इसका निर्माण जब भारत ने किया तो चाइना ने उसे गलत ठहराया और इसी के कारण क्या है? हमारे मध्य विवादित हुआ। यह था भारत चाइना विवाद। आपको पूछा जा सकता है पेंगोंग झील के बारे में, गलवान घाटी के बारे में, 1962 के युद्ध के बारे में और 1996 में हुई संधि के बारे में। आपको पूछा जा सकता है दौलत बेग ओल्दी एयरबेस के बारे में। यह था भारत चाइना विवाद। अब बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर, जो है भारत नेपाल विवाद। चाइना के दम पर हमारा एक
और पड़ोसी हमें आंखें दिखा रहा है वो है नेपाल। वो भी क्या है, भारत के साथ विवाद की स्थिति पैदा करना चाहता है। कौन सा देश? नेपाल। भारत नेपाल विवाद। अब इस विवाद के तहत जाते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि विवाद कहां से स्टार्ट हुआ, क्या विवाद की मुख्य जड़ थी। ये देखो, ये है भारत का जम्मू कश्मीर, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, और यह है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में यहां बहती है महाकाली नदी, महाकाली या शारदा नदी। यहां कौन सी नदी बहती है? महाकाली या शारदा नदी। विवाद की जड़ यही नदी है, महाकाली या शारदा नदी। और यहां पर भी हमने क्या है, एक सड़क का निर्माण किया है। सड़क का निर्माण कहां किया हमने? यहाँ लिपुलेख दर्रा है, और लिपुलेख दर्रे के पास हमने मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हमने किसके लिए किया है? मानसरोवर यात्रा के लिए, मानसरोवर यात्रा के लिए किया है। अब नेपाल क्या है, इस सड़क के निर्माण को सही नहीं ठहरा रहा। क्या है? सही नहीं ठहरा रहा। अब यहां है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। एग्जाम में पूछा जा सकता है लिपुलेख दर्रे के बारे में। आपको देखते हैं विवाद क्या था। हुआ क्या दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। और 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया, जिसके तहत क्या हुआ कि लिपुलेख और काला पानी को, लिपुलेख और काला पानी को भारत के नक्शे में दर्शाया गया, जिसे नेपाल ने क्या माना? गलत माना। अब देखते हैं, इसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या सिस्टम थी। अब इस महाकाली नदी को मैं यहां बनाता हूं। यह है महाकाली या शारदा नदी, महाकाली या शारदा नदी। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं। यहां है काला पानी, काला पानी, ये है लिपुलेख, लिपुलेख, और ये है लिम्पियाथर्रा, लिम्पियाथर्रा, लिम्पियाथर्रा। हुआ क्या दोस्तों, 1816 में, 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। क्या हुई थी? सुगौली की संधि। आपको पूछा जा सकता है सुगौली की संधि कब हुई? सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। और यह सुगौली कहाँ है? यह सुगौली है चंपारण बिहार में। कहाँ है? चंपारण बिहार में सुगौली स्थित है। अब इस संधि में क्या बातें हुई? इस संधि में बातें हुई कि ये जो महाकाली नदी है ना, महाकाली नदी के पश्चिम का हिस्सा, महाकाली नदी के पश्चिम का हिस्सा भारत का है। अब नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है कि महाकाली नदी यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है, तो इससे पश्चिम का हिस्सा भारत का है, ये हिस्सा हमारा है। और भारत क्या कहता है कि ये महाकाली नदी यहां से प्रारंभ होती है, काला पानी से, तो ये तीनों क्षेत्र किसमें है? हमारे हैं। क्या हुआ दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए जाने के कारण भारत ने एक नया नक्शा घोषित किया। उसमें काला पानी और लिपुलेख को भारत के अंदर दर्शाया, लेकिन नेपाल ने इसे गलत ठहरा दिया। और क्या किया? नेपाल ने दूसरा संविधान संशोधन किया। क्या किया? दूसरा संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या किया? काला पानी और लिपुलेख को अपने अंदर दर्शा दिया, काला पानी और लिपुलेख को अपने अंदर दर्शा दिया। और यह विवाद और बढ़ गया
जब मानसरोवर यात्रा के लिए हमने 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण लिपुलेख दर्रे से कर दिया। कहां से कर दिया? लिपुलेख दर्रे से कर दिया। अब नेपाल क्या कहता है? नेपाल ये कहता है कि ये लिपुलेख दर्रा हमारा है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये सब उनकी कागजी बातें हैं और यह क्षेत्र क्या है? हमारा है। नेपाल ने क्या किया? दूसरा संविधान संशोधन किया और जिसके तहत यहाँ अपने क्षेत्र में इन्हें दर्शाया था। अब पूछ ले आपको नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है केपी ओली। कौन है? केपी ओली। और ये इन्होंने भारत के बारे में कहा कि भारत कोरोना से भी बुरा है, भारत कोरोना से भी बुरा है और मुझे पद से हटाने की साजिश कर रहा है। क्या कर रहा है? पद से हटाने की साजिश कर रहा है। लेकिन इन्हीं पार्टी के अध्यक्ष जो है प्रचंड साहब, उन्होंने कहा है कि आप सबूत दीजिए, या तो आप सबूत दो कि भारत आपको पद से हटा रहा है, वरना आप इस्तीफा दीजिए। क्या दीजिए? इस्तीफा दीजिए। हुआ ऐसा दोस्तों, नेपाल में बजट स्तर भी रद्द कर दिया गया। क्या हुआ? बजट स्तर भी रद्द कर दिया गया। यह था दोस्तों भारत नेपाल विवाद। क्या था? भारत विवाद, भारत नेपाल विवाद। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनते हैं? आपको पूछा जा सकता है महाकाली या शारदा नदी के बारे में। इसको पूछा जा सकता है कि यह कहां स्थित है, तो याद रखना यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। कहां स्थित है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। आपको पूछा जा सकता है सुगौली की संधि कब हुई? क्या पूछा जा सकता है? सुगौली की संधि कब हुई? एक और नए चर्चित विषय पर चलते हैं, जो संगठन जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है WHO। कौन सा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। हमें पता है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी चल रही है, तो हमारे लिए यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब हमें पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसी कारण हम प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। हमें पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके पूछ लिया जाए वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष या चेयरपर्सन है इसके टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। और इसकी कार्यकारी बोर्ड के यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। इस कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 34 सदस्य हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका ने WHO से नाता तोड़ दिया है। अमेरिका ने WHO से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। क्यों तोड़े हैं? कि अमेरिका WHO से कोविड-19 महामारी के प्रति चाइना को दोषी मान रहा है और इसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इसलिए जब इसकी बात की कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अमेरिका ने WHO से नाता तोड़ दिया। हमने पढ़ा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
और इसी कारण हम प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन है? टेड्रोस अधानोम है। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। और अमेरिका ने क्या है? WHO से नाता तोड़ लिया है। यह था एक और महत्वपूर्ण विषय जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं एक और विषय की ओर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम में यह क्लासें आपसे बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप प्लीज शेयर जरूर करें और आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर दें। आप चलते हैं एक और चर्चित विषय की ओर, ब्लैक लिव्स मैटर। ब्लैक लिव्स मैटर। दोस्तों, जो इस दुनिया में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा छाया हुआ जो मैटर है वो है ब्लैक लिव्स मैटर। अब जानते हैं कि ब्लैक लिव्स मैटर क्या था और क्या इसका माजरा है। जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों, क्या हुआ कि जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत व्यक्ति था। जॉर्ज फ्लॉयड एक अश्वेत व्यक्ति थे और पुलिस कस्टडी में इनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हो जाती है। कहां? अमेरिका में। अमेरिका में पुलिस कस्टडी में इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके नाड़ पे घुटनों को दबाकर उनके गलों को दबाया जाता है और यह लास्ट में बोलते हैं आई कैंट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, यानी मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूं। तो इस कारण पूरी दुनिया में मुहिम छिड़ गई। कौन सी? आई कैंट ब्रीथ या ब्लैक लिव्स मैटर, जो अमेरिका से स्टार्ट हुई थी और फिर बाद में पूरे विश्व भर में फैल गई। कहां फैल गई? पूरे विश्व भर में फैल गई। और ब्रिटेन में तो क्या हुआ कि लॉर्ड क्लाइव की मूर्तियां तोड़ दी गई। दोस्तों, जानते हो लॉर्ड क्लाइव को? वही ब्रिटिश गवर्नर जो प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से युद्ध लड़ा था। इसे बुलाया गया था प्लासी के युद्ध के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। वही लॉर्ड क्लाइव है जो नस्ल भेदीय टिप्पणियों के लिए जाना जाता था। इनके कारण उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई। एक और नाम याद रखना, डरेन सैमी का। इन्होंने क्या हुआ दोस्तों? डरेन सैमी, ये भी याद रखना। इन्होंने कहा दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। इन्होंने कहा दोस्तों, जब मैं आईपीएल में सनराइज हैदराबाद की ओर से खेलता था तो वो लोग मुझे कालू कहते थे। क्या कहते थे? कालू कहते थे। उन्होंने सोचा, पहले तो इसका मतलब उन्होंने सोचा कि ये कोई मजबूत व्यक्ति होगा। क्या होगा? मजबूत व्यक्ति होगा। लेकिन बाद में जब इन्हें पता चला कि कालू एक नस्ल भेदीय टिप्पणी है तो उन्होंने आवाज उठाई। दोस्तों, डरेन सैमी की हैसियत का अंदाजा आप इस प्रकार लगा सकते हो कि यह इनके नाम का वेस्ट इंडीज में स्टेडियम है। इनके नाम का वेस्ट इंडीज में स्टेडियम है। इनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप उठाया था, इसलिए इनके नाम का स्पेशल स्टेडियम वेस्ट इंडीज के अंदर है। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहा जाने वाले सचिन तेंदुलकर का हमारे यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, उनके नाम का सिर्फ एक पवेलियन है। तो डरेन सैमी की हैसियत का अंदाजा आप लगाया जा सकता है। और बात नस्ल भेद की चल रही है तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में नस्ल भेद को लेकर क्या उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 में नस्ल के आधार पर भेदभाव को नहीं करने को कहा गया है। क्या कहा गया है? नस्ल के भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जबकि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत को बताती है। क्या बताता है? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बताती है। यह था दोस्तों ब्लैक लिव्स मैटर या आई कांट ब्रीथ मैटर, जो अमेरिका से स्टार्ट होकर पूरे विश्व भर में फैल गया और जॉर्ज फ्लॉयड की एक पुलिस कस्टडी या पुलिस हिरासत में मृत्यु होने के कारण यह मैटर फैला था।
तो यह था दोस्तों ब्लैक लिव्स मैटर। बहुत महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों, और शायद आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इसे संबंधित आपको पूछा जा सकता है कि ब्लैक लिव्स मैटर कहां से प्रारंभ हुआ, और आपको पूछा जा सकता है आई कैंट ब्रीथ का संबंध किससे है। आपको पूछा जा सकता है डैरेन सैमी के बारे में, आपको पूछा जा सकता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 के बारे में। दोस्तों एक और मैटर की तरफ पढ़ते हैं, वो है ब्रेक्जिट। एक महत्वपूर्ण विषय है ब्रेक्जिट। दोस्तों हुआ क्या कि ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना ही क्या कहलाता है? ब्रेक्जिट कहलाता है। यूरोपीय संघ क्या है? ये 28 देश थे वर्तमान, पहले इसमें 28 देशों का एक समूह था यूरोपीय संघ, और जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में था। कहां था? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। वर्तमान में जब ब्रिटेन इससे अलग हो गया तो अब कितने बचे हैं? 27 सदस्य बचे हैं, और ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में अलग करने का सबसे ज्यादा श्रेय जो जाता है वो यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को जाता है। बोरिस जॉनसन, दोस्तों इस नाम को आप याद रखना। बोरिस जॉनसन बहुत चर्चित चेहरा है, क्योंकि ये कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे और यह बहुत सीरियस हालात में चले गए थे, लेकिन इनके भी हौसले मजबूत थे, तो उन्होंने भी हार से हरा दिया दोस्तों, और आज अपने काम पर लौट आए हैं और जिंदगी की जंग जीत के आए हैं। इसी प्रकार हमें भी एक दिन सभी हार को हराते हुए अपने आप को साबित करना है, जैसे इन्होंने किया था। क्या हुआ दोस्तों? ब्रेक्जिट के बारे में हमने पढ़ा। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना ही क्या कहलाता है? ब्रेक्जिट कहलाता है। पहले इसमें 28 सदस्य थे, वर्तमान में ब्रिटेन के अलग होने के बाद 27 सदस्य इसमें बचे हैं, और इसके पक्षधर थे बोरिस जॉनसन, जो कि कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम हैं, और यह अलग हुआ था 31 जनवरी 2020 को। कब हुआ था? 31 जनवरी 2020 को। दोस्तों मैं आपको 2020 के महत्वपूर्ण विषयों की यात्रा करवा रहा हूं, और जो आने वाले एग्जाम होंगे मैं आपसे आशा करता हूं कि इन्हीं क्वेश्चनों को एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आप कंफर्म उनको सही करके आएंगे। पढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की 8वीं बार एंट्री, यानी यूनाइटेड स्टेट। पहले तो हम पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट के बारे में, और उसके बाद उसके एक अंग सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी पढ़ेंगे। दोस्तों एक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों ने यह विचार किया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, तब शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसी कारण प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे बनाया जाता है, और इसका मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193 सदस्य हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। कहां है? हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। और इसका एक अंग है सुरक्षा परिषद। यूएनओ के कितने अंग हैं? टोटल 6 अंग हैं। उनमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसकी अपनी पुलिस है। वह विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करती है। इसमें कुल सदस्य होते हैं 15। कितने सदस्य होते हैं?
15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 तो होते हैं 27 सदस्य। 5 क्या होते हैं? 27 सदस्य। जबकि 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 2 वर्ष। कितना होता है? 2 वर्ष। भारत इन्हीं 10 सदस्यों में से एक चुना गया है जिसका कार्यकाल क्या होगा? 2 वर्ष होगा। और ये 5 सदाई देश कौन से हैं? ये हैं रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ये 5 देश कौन से हैं? ये रूस, फ्रांस, चाइना और इंग्लैंड। इनके पास है वीटो पावर। क्या है? वीटो पावर, जिसे बोलते हैं निषेधात्मक शक्ति। निषेधात्मक शक्ति जो हमारे घर में अपनी मम्मी के पास होती है। अगर किसी चीज को मना कर दिया तो वो घर में नहीं आएगी, वही होता है इन 5 सदस्यों के पास। अगर एक ने किसी चीज के लिए मना कर दिया तो नहीं होगा। भारत दोस्तों इन 10 सदस्य, इन 5 सदस्यों में से नहीं होकर इन 10 सदस्यों में से है। और भारत की अगली कोशिश यही है कि स्थान यहां बनाया जाए। दोस्तों, भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से जाने वाला एकमात्र सदस्य था। इन 10 में एशिया प्रशांत क्षेत्र से जाने वाला एकमात्र सदस्य था। और 193 में से 184 वोट भारत की पक्ष में आए, इसलिए भारत निर्विरोध निर्वाचित हुआ। चाइना और पाकिस्तान ने भी दोस्तों हमारे पक्ष में वोट दिए, क्योंकि और विपक्ष में खड़ा ही नहीं हुआ। दोस्तों, यह बात थी यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। आपको पूछा जा सकता है कि भारत ने कौन सी बार एंट्री ली है, यानी यूनाइटेड स्टेट के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को कौन सी बार चुना गया है? तो वो चुना गया है 8वीं बार। अगर आपको पूछ लिया जाए कार्यकाल कितना होगा, तो वो होगा 2 वर्ष का। कितना होगा? 2 वर्ष का। चलते हैं एक महत्वपूर्ण और विषय की ओर जो बहुत चर्चा में रही, जगन्नाथ यात्रा। क्या थी? जगन्नाथ यात्रा। दोस्तों, पिछले दिनों में अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो बहुत चर्चा में रही थी। क्या हुआ दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। लेकिन जब इसके बारे में जब पढ़ा तो यह देखा कि अगर इस बार निकाली नहीं की तो अगले आने वाले 12 साल तक जगन्नाथ यात्रा नहीं निकाली जा सकती। इसके तहत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इन्हें मंजूरी दे दी। इसी के कारण चर्चा में रही थी जगन्नाथ यात्रा, जो कि कहां निकाली जाती है? जो कि निकाली जाती है पूरी उड़ीसा में। आपको पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जगन्नाथ यात्रा कहां निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है पूरी उड़ीसा में। और कब निकाली जाती है? तो यह निकाली जाती है दोस्तों आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। कब निकाली जाती है? आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाली जाती है। दोस्तों, इसमें 3 रथ होते हैं। कितने रथ होते हैं? 3 रथ होते हैं। पूछा जा सकता है, हर एक क्वेश्चन यहाँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूं कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। यह होता है भगवान बलराम का। किसका होता है? भगवान श्री कृष्ण के भाई भगवान बलराम का ये होता है। और ये उनकी बहन का होता है सुभद्रा का। और ये होता है भगवान जगन्नाथ का। किसका होता है? जगन्नाथ का। ये 3 रथ निकाले जाते हैं। इन 3 रथों की यात्रा निकाली जाती है। आपको पूछा जा सकता है आगे ही आगे कौन सा रथ होगा? तो आगे आगे रथ कौन सा होगा? बलराम का होगा। भगवान बलराम का रथ है, वो आगे ही आगे होगा। और दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम आपको पूछा जा सकता है। इनके रथ का नाम होता है नंदी घोष। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है
कि भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या होता है, तो वो होता है नंदी घोष। और याद रखना दोस्तों, ये लाल और पीले रंग का होता है। किस रंग का? लाल और पीले रंग का होता है। और दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं होता। याद रखिए, किसी भी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का उपयोग होता है। वो भी किसकी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है, तो वो होता है रारू वृक्ष की लकड़ी का उपयोग। रारू वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है दोस्तों यह थी जगन्नाथ यात्रा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में भी भगवान जगन्नाथ का कोई मंदिर है क्या, तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान के अलवर जिले में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। दोस्तों जगन्नाथ यात्रा पूरी उड़ीसा से निकाली जाती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाली जाती है। इसमें 3 रथ होते हैं, एक भगवान बलराम का, एक सुभद्रा का, उनकी बहन है, और तीसरा निकाला जाता है भगवान जगन्नाथ का। सबसे आगे रथ भगवान बलराम का होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम होता है नंदी घोष, जो कि लाल और पीले रंग का होता है, और उसमें कोई भी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का बना होता है। और राजस्थान के सुंदरम में आपको पूछा जाए तो राजस्थान में मंदिर है अलवर जिले में। दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा भारत चीन विवाद के बारे में, भारत नेपाल के बारे में, WHO के बारे में, ब्लैक लिव्स मैटर के बारे में, ब्रेक्जिट के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा जगन्नाथ यात्रा के बारे में। दोस्तों मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में है, और आने वाले पेपर में आपको जरूर इनसे क्वेश्चन मिलेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा इस कक्षा को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर दें। धन्यवाद।